हेलो मेरे देश के नीट फील्ड के सभी शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन प्रॉपर प्लानिंग ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। आप सबको इस प्यारे से फैमिली सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा टॉपिक में मास्टर बनाने आया हूँ। तो चलिए आज का क्लास एक जोक से स्टार्ट करते हैं। गौर फरमाइएगा दोस्तों, जब तिरछी नज़रों से उसने देखा तिरछी नज़रों से उसने देखा हम तो मदहोश हो गए। जब पता चला उसकी नजरें ही तिरछी है तो हम तो पूरी तरह बेहोश हो गए। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर, सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। ये आप इसको जानने से पहले ये एनसीईआरटी का मार्किंग सीरीज है जिसमें मैं एनसीईआरटी को मार्किंग करके लाया हूँ। आप सभी जानते हैं यदि नीट में आपको 360 आउट ऑफ 360 मार्क लाना है तो एनसीईआरटी के प्रत्येक लाइन को आपको पूर्णतः समझना है और इस तरह से समझना है कि एनसीईआरटी के किसी भी लाइन से यदि सवाल बने तो आप उसे 100% बना लो। मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ, मैं एक लाइन बताता हूँ और ये भी बताऊँगा आपको कि किस लाइन से सवाल पूछा जा चुका है या पूछे जाने की संभावना है या किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए, पिछले क्लास में ये दूसरा लेक्चर है, तो पिछले क्लास में हम लोग कुछ बातें पढ़े थे, उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, सबसे पहला टॉपिक देखिए, हम बताए थे यह एक सिनेमा की तरह है जिसमें हमको इस सिनेमा को जानने के देखने के बाद क्या क्या पता चल जाएगी। पहला पता चलेगा व्हाट इज सेल, जो हम लोग पढ़ लिए थे। फिर पढ़े थे सेल थ्योरी के बारे में जान लिए थे, जो आज मैं रिवीजन करवाऊंगा। आज तीसरा टॉपिक है एन ओवरव्यू ऑफ सेल, ये जान लेंगे। तब जानेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और तब जानेंगे यूकैरियोटिक सेल। और जैसे ही यूकैरियोटिक सेल खत्म हुआ, समझिए ये सिनेमा क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आएंगे और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो वे सभी ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बना होगा और अपना सभी काम उसी एक सेल की सहायता से करेगा, उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। मल्टीसेलुलर जो क्या करेगी, जो मोर देन वन सेल से मिलकर बना होगा, जो जिसमें मिलियंस ऑफ सेल होगा, उसको क्या बोलेंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब प्रत्येक सेल क्या करेगी, सेल टिश्यू का निर्माण करेगा, टिश्यू ऑर्गेन का निर्माण करेगा और ऑर्गेन सिस्टम का निर्माण करेगी और क्या बना लेगा, एक बॉडी बनाएगा। वही बॉडी पूरा वह क्या करेगी, फंक्शन करेगी। ये बात हम लोग जान लिए थे। फिर हम लोग जाने थे व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है। तो सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। स्पीड में हम पढ़ के आपको बता देते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या किस के लिए कैपेबल होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग्स। हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस सब बात को हम काफ़ी डिटेल से कहानी के द्वारा समझे थे, इसलिए पिछला लेक्चर तो देख ही लेना। एंटोन वन लीवेनहॉक फर्स्ट शो द डिस्क्राइब द लिविंग सेल। लाइव सेल के बारे में सबसे पहले कौन बताए थे, कौन देखे थे, एंटोन लीवेनहॉक। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर न्यूक्लियस का खोज कौन किए थे, रॉबर्ट ब्राउन किए थे। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवेल्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंटिंग के बाद सेल के स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी डिटेल से पता चला था। ये बात को पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे सेल थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल पूछा भी जा चुका है, तो समझिएगा। इन 1838 ईस्वी में मैथियस सिल्डेन एंड जर्मन बॉटनिस्ट
मैथियस सिल्डेन जो कि कहाँ के बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट, किस पे, प्लांट सेल पे काफ़ी क्या किए, रिसर्च किए। और वो बताए ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच फॉर्म अ टिश्यू। जितने प्रकार के प्लांट हैं वो डिफरेंट टाइप के किससे बनकर बना होगा, सेल से बना होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। एट अबाउट द सेम टाइम, उसी टाइम में थियोडोर एट अबाउट सेम टाइम थियोडोर स्वान्स जो कहाँ के साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ये जब जूलॉजिस्ट का काम क्या होता है, एनिमल पे रिसर्च करना था। ये किस पे रिसर्च किए दोस्त, एनिमल पे रिसर्च किए और कुछ थ्योरी दिए, वो जानेंगे। आर रिपोर्टेड द सेल डैट थिन आउटर लेयर विच इज टूडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके ऊपर, एनिमल टिश्यू के ऊपर एक थिन आउटर लेयर, पतली लेयर होता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन देयर स्टडी ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन टिश्यू that the presence of cell wall is a unique character of the plant cell. On the basis of this, Swan proposed the hypothesis that the body of cells and plant are composed of cell and product of cell. Swan क्या किया था, हाइपोथेसिस प्रपोज किया, उसमें बताया द बॉडीज ऑफ सेल, बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। किसी भी एनिमल या प्लांट का बॉडी किससे मिलकर बना होगा, सेल से या प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर बना होगा। अब हम लोग आगे पढ़े थे, ये बात रिवीजन कर रहे हैं। सिल्डेन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। सिल्डेन स्वान क्या दिया था, सेल थ्योरी दिया था। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एट द हाउ न्यू सेल बेयर फॉर्मेट। सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि नया सेल कैसे मिलकर बनती है। रुडोल्फ विर्चो 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन द सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल आर फॉर्मेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओमनी सेलुला ई सेलुला का कंसेप्ट कौन दिया था, रुडोल्फ विर्चो। कब दिए थे, 1855 ईस्वी में। वही सबसे पहले बताए थे कि न्यू सेल जो होता है फॉर्म होता है किससे, प्री एग्जिस्टिंग सेल, अपने पहले उपस्थित सेल से नया सेल बनता है। उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए माँ बाप है आपके, तो माँ बाप से आपका क्या हुआ, उत्पत्ति हुआ, फिर आपके थ्रू किसका उत्पत्ति होगा, आपके नया जनरेशन का उत्पत्ति होगा, उसके थ्रू किसी और नया जनरेशन का उत्पत्ति होगा। तो नया जनरेशन अपने पहले उपस्थित जनरेशन से बनती है, मतलब नया सेल कब बनेगी, पहले सेल से बनेगी, ठीक है। ही फॉर्मुलेटेड द हाइपोथेसिस ऑफ सिल्डेन एंड स्वान टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। वो क्या किया, सिल्डेन और स्वान के हाइपोथेसिस को मॉडिफाइड किया और फाइनल सेल थ्योरी दिया। फाइनल सेल थ्योरी से सवाल पूछा जा चुका है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार। द सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। जितना प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म है किससे बना होगा, कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर बना होगा। दूसरा स्टेटमेंट है ऑल सेल एराइजेज प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितना भी सेल है किससे मिलकर बना होगा, अपने पहले उपस्थित सेल से मिलकर बनी होती है। तो यही बातें था। अब आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, काफ़ी डिटेल से समझेंगे, और आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। दोस्त मैं ये बात बता देता हूँ फिर से कि जितना मैं पढ़ाऊँगा उसी से 100% सवाल बनेगी। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप सच में पास करना चाहते हो या नहीं। देखो, तुम अपने घर में अपने माँ बाप का, अपने पेरेंट का, अपने भाई बहन का क्या हो, अरमान हो, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। एक बार मेहनत कर लीजिए जी जान लगा करके। आपको खुद को प्रूव करना है कि आप में कितना पावर है, और उसको प्रूव करने के लिए आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, और नीट एग्जाम को जा कर के धजिया उड़ा देना, उसमें जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं फिर से बता दूं, मैं बिलीव दिलवाता हूं कि जितना पढ़ाऊंगा उसी से पूछेगा, इसलिए बढ़िया से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यू हैव अर्ली ऑब्जर्व्ड सेल इन एन ऑनियन पील एंड और ह्यूमन चेक सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। सबसे पहले आप क्या किए होंगे, शुरू के समय में, मतलब बचपन के क्लास में, ऑनियन पील एंड ह्यूमन चेक सेल को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखे होंगे, या उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से, मतलब उसको निकाल के माइक्रोस्कोप की सहायता से उस पर स्टडी किए होंगे। लेट अस रिकॉल देयर स्ट्रक्चर। चलिए मैं उसका स्ट्रक्चर को आपको रिकॉल करवाता हूँ। ये कौन बोलता है, इस सिनेमा में एनसीईआरटी का सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ नाम का सिनेमा में कौन बताती है, ये मूवी में बताया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनियन सेल विच इज टिपिकल प्लांट सेल।
ओनियन सेल एक प्रकार क्या है, टिपिकल प्लांट सेल है, हैज डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट आउटर बाउंड्रीज एंड जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन। ओनियन सेल्स विच इज टिपिकल प्लांट सेल, जिसके पास क्या है, एक टिपिकल प्लांट सेल है, हैज डिस्टिंक्ट सेल वॉल, जिसके पास क्या है, डिस्टिंक्ट सेल वॉल है, एंड इट आउटर बाउंड्रीज एंड जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन, जो क्या इसके पास सेल मेम्ब्रेन है। द सेल ऑफ द ह्यूमन cheek have a outer membrane as the delimiting structure of the cells. Cell of the human cheek have outer membrane delimiting structure of cell. ये डिलिमिट करते हैं किसके, स्ट्रक्चर ऑफ सेल को, कौन, ह्यूमन चेक सेल का आउटर मेम्ब्रेन जो होती है। उसके बाद इनसाइड ईच सेल इज डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। प्रत्येक सेल के अंदर डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। तो न्यूक्लियस का डिफिनेशन बताइएगा, इनसाइड ईच सेल, प्रत्येक सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, प्रत्येक सेल के पास कैसा स्ट्रक्चर होता है, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोजोम विच इज टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। प्रत्येक न्यूक्लियस क्या रखती है, क्रोमोजोम रखती है, जो क्या करती है, जेनेटिक मटेरियल को, जेनेटिक टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए सेल एंड हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोटिक्स। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, उस सेल को क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल कहेंगे, ठीक है। वेयर, जबकि सेल डाइट लेक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोटिक। देखिए यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का मेजर डिफरेंस पूछेगा तो क्या बताइएगा, जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसको क्या बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। और जिसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, उसको क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होगा तो उसको क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक बोलेंगे। फिर से एक बात समझिए इस स्टेटमेंट को, दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोजोम, यह न्यूक्लियस क्या करती है, क्रोमोजोम को कंटेन करती है, अपने पास रखती है, विच इज टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए जेनेटिक मटेरियल को टर्न ओवर करती है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए सेल एंड हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, इसको क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे, नहीं यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है। अब आगे पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझिए। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्युपाई द वॉल्यूम ऑफ सेल। दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाएगा, बिल्कुल सही, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म, जो सेल के वॉल्यूम को ऑक्युपाई करती है। तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, सेल के वॉल्यूम को ऑक्युपाई कौन करती है, तो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या दोनों प्रकार के सेल में पाया जाएगा, तो बोलिएगा बिल्कुल सही, ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जा सकता है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में कैसा मैट्रिक्स होता है, क्या बताइएगा, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं इस लाइन से जो भी सवाल बनेगा आप समझ गए होंगे। अब अगला लाइन पढ़ते हैं। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल। साइटोप्लाज्म जो होता है प्लांट और एनिमल सेल में सेलुलर एक्टिविटी के का मेन पार्ट्स होता है। तो सवाल पूछेगा, प्लांट सेल और एनिमल सेल में जितने प्रकार का सेलुलर एक्टिविटी होता है उसका मेन पार्ट्स क्या होता है, क्या बताइएगा, साइटोप्लाज्म होगा। तो ये भी लाइन एक सवाल बन सकती है। अगला आप देखिए, वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इज द लिविंग स्टेट। वेरियस केमिकल रिएक्शन होता है किसमें, साइटोप्लाज्म में, इसीलिए हम लोग उसको क्या कहेंगे, उस पार्ट्स को कहेंगे लिविंग स्टेट कहेंगे। ये किस पार्ट कैसा होगा, लिविंग स्टेट होगा। अब अगला पढ़िए, बिसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस को छोड़कर, द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। न्यूक्लियस को छोड़ के, न्यूक्लियस के बाहर यूकैरियोटिक सेल के पास एक दूसरा मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर
होता है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। जैसे लाइक द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे ये ऑर्गेनेल्स में आएगा, क्या आएगा देखिए, बिसाइड द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स, या इसको सेल ऑर्गेनेल्स कहिए। मतलब यूकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस के अलावा अदर मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनेल्स कहेंगे। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में ईया से सूचित करेंगे, काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे, ठीक है। द गोल्जी कम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल। तो आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन सेल ऑर्गेनेल्स हैं, तो क्या बताइएगा, नाम बोलिए मेरे साथ, जोर से बोलेगा तो याद हो जाएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्जी कम्प्लेक्स, तीसरा लाइसोसोम, चौथा माइटोकॉन्ड्रिया, पांचवा माइक्रोबॉडीज एंड लास्ट वैक्यूल, ठीक है। तो ये सवाल पूछा जाएगा तो बना लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। द प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है, कुछ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। लैक द प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। कुछ प्रोकैरियोटिक सेल होता है जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता है। अब ये था यूकैरियोटिक सेल में, नहीं, ये सब यूकैरियोटिक में। कुछ प्रोकैरियोटिक सेल होता है जिसके पास ऑर्गेनेल्स तो होता है लेकिन उसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। ये सवाल पूछा जा सकता है, पूछा भी जा चुका है कि राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल्स होता है जिसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जो कहाँ किस में पाया जाएगा, तो सभी प्रकार के सेल में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक होगा या यूकैरियोटिक। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड्स है, ठीक है, और वो सभी प्रकार के सेल में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाएगा। तो क्या बताइएगा आंसर, बोलो सब बच्चा, अरे जोर से बोलो, बिल्कुल सही, क्या होगा, राइबोसोम होगा। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। अब अगला लाइन पढ़ते हैं और ये भी जानेंगे कि इसे कौन सवाल पूछा जा सकता, ठीक है। विद इन द सेल राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट also within the two organelles cytochloroplast in plant and mitochondria and on rough endoplasmic reticulum। देखिए, ये साइटोप्लाज्म के अलावा ये दो अदर टू ऑर्गेनेल्स किस किस में पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट में पाए जाते हैं एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस सब में क्या पाया जाएगा, राइबोसोम पाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये भी ये लाइन भी सवाल बन सकती है। अगला, एनिमल सेल कंटेन एनोदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प द सेल डिवीजन। देखिए, एनिमल सेल के पास एक दूसरा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रोसोम कहेंगे, जो किस में हेल्प करती है, सेल डिवीजन में हेल्प करती है। तो आपसे पूछा जाएगा सेंट्रोसोम कैसा ऑर्गेनेल्स है, क्या बताइएगा, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। इसका ये किस में हेल्प करती है, तो सेल डिवीजन में हेल्प करती है। या सेल डिवीजन में हेल्प करने वाला नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कौन होगा, तो क्या बताइएगा, साइटोप्लाज्म होगा, जो किस में पाया जाएगा, तो एनिमल सेल में पाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस लाइन से भी जो सवाल बनेगा आप बना लोगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक ठोकिए, मचा दीजिए, जाके धूम मचा दीजिए लाइक के बटन पे, और सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना जो ये फैमिली है, देशभक्तों का फैमिली, इस फैमिली के जितने भी मेंबर हैं सभी देशभक्त हैं और सभी चाहता कि भारत फिर से विश्व गुरु बने। इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप भी प्रयास कर रहे हैं, और यदि आप सब प्रयास कर दिए तो वो दिन दूर नहीं जब भारत फिर से क्या बनेगा दोस्त, क्या बनेगा बोलो, विश्व गुरु बनेगा। मेरा बस एक ही सपना है
कि तुम किसी तरह से मेडिकल कॉलेज में जाओ और धूम मचाओ और तुम अपने साथ कुछ और भी बच्चों को गाइड करो और वो भी बच्चे क्या करें, मेडिकल कॉलेज में पहुँचे, अपने घर का जो मान सम्मान है उसको बढ़ाए, उसके सर पे जो दायित्व है उसको भी वो बढ़ाए। तो चलिए, इसीलिए मैं ये लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाता हूँ, ऐसे पढ़ाता हूँ कि इससे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। अगला पढ़िए, सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। सेल जो होता है डिफर करती किस में, साइज में, शेप में एंड एक्टिविटी मतलब काम में। जो फिगर में दिया गया, फिगर 8.1 आप पेज नंबर उल्टा लीजिए 127, एनसीईआरटी का पेज नंबर 127 उल्टा लो, देखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। माइकोप्लाज्मा जो होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट सेल होता है। माइकोप्लाज्मा क्या है दोस्त, बोलो जोर से, स्मॉलेस्ट सेल है। पूछेगा स्मॉलेस्ट सेल क्या है, क्या बताइएगा, कान में बोलो, अरे कान में बोलो, मेरे कान में बोलो, बिल्कुल सही, क्या होगा, माइकोप्लाज्मा होगा, माइकोप्लाज्मा होगा। और पूछेगा इसका कितना लेंथ होता है, क्या बताया, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। जबकि बैक्टीरिया, अब देखिए बैक्टीरिया के बारे में, ये शेप है उसके बारे में भी आएंगे। बैक्टीरिया कुड भी 3 to 5 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया क्या होता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है, मतलब उससे भी छोटा माइक्रोप्लाज्मा होता है, नहीं माइक्रोप्लाज्मा होता है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। सवाल पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट सिंगल सेल क्या होगा, क्या बताइएगा, जोर से बोलेगा सब बच्चा, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच होगा, ठीक है। एमोंग मल्टीन्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म, मल्टीन्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन रेड ब्लड सेल आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ह्यूमन रेड ब्लड सेल का कितना साइज होता है, क्या बताइएगा, डायमीटर कितना होता है, तो बोलेंगे 7 माइक्रोमीटर होता है। नर्व सेल आर सम ऑफ द लार्जेस्ट सेल। नर्व सेल क्या होता है, लार्जेस्ट सेल है। नर्व सेल क्या है, लार्जेस्ट सेल है। तो पूछा जाएगा लार्जेस्ट सेल कौन है, क्या बताइएगा, नर्व सेल है। सेल्स आल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। सेल का अलग अलग क्या है, शेप है, साइज है, वॉल्यूम है, वॉक है। दे मे बी डिस्क लाइक, ये डिस्क लाइक होता है, पॉलीगोनियल होता है, कॉलमनर होता है, क्यूबाइडल होता है, थ्रेड लाइक होता है। तो सेल का अलग अलग शेप है, जैसे पॉलीगोनियल होगा, कॉलमनर होगा, क्यूबाइडल होगा, थ्रेड लाइक होगा, और इवन इरेगुलर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, इरेगुलर होगा। द शेप ऑफ सेल मे वेरी विथ द functions they perform. The shape of cell may vary with the function they perform. मतलब उसके फंक्शन के आधार पे सेल का शेप क्या करती है, वैरी करती है। अब हम लोग एनसीईआरटी का कुछ इंपॉर्टेंट फिगर है, जिस फिगर को जान लेते हैं, और यहाँ से सवाल भी पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसे बढ़िया से समझिएगा। देखिए पहला जो देख रहे हैं फिगर, ये जो ऊपर में फिगर है ये कुछ और नहीं है, ये रेड ब्लड सेल आरबीसी का फिगर है। ये देख रहे हैं, इसका राउंड एंड बाय कनकेव होता है। तो पूछा जाएगा कौन ऐसा सेल है, या आरबीसी का शेप कैसा होगा, क्या बताइएगा, राउंड एंड बाय कनकेव होगा। इस टाइप का जो फिगर आपको दिखाएगा वो होगा वाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी। ये कैसा दिखती है, अमीबॉइड शेप का है, इसका शेप कैसा है, अमीबॉइड है। उसके बाद है कॉलमनर एपिथेलियल सेल। कौन सा सेल है बबुआ, ये कॉलमनर एपिथेलियल, अरे अगला चैप्टर में इस टाइप का पढ़े थे ना, कॉलमनर एपिथेलियल सेल, यही है। ये लॉन्ग एंड नैरो होता है, लॉन्ग भी है और नैरो भी है। अगला पढ़ेंगे नर्व सेल, ब्रांचेड एंड लॉन्ग होता है। नर्व सेल बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और ब्रांच देख रहे हैं ना, अलग अलग ब्रांच निकला। अरे पीपल का पेड़ देखा, उसमें कितना शाखा रहती है ना, प्रत्येक शाखा को ही तो इंग्लिश में हम लोग ब्रांच कहते हैं ना। उस पर बचपन में आप झूला भी जाके झुलवा लगा करके झूले होंगे। किस किस को कौन कौन बच्चे झूले हैं वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, जा करके लिखो तो अपना बचपन की याद। तो ये मान लीजिए पीपल का पेड़ है बड़ा सा, उसमें अलग अलग टहनी है, ये टहनी, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से बहुत ज़्यादा टहनी है। ये कैसा सेल है, ये इस प्रकार का जो दिखाई देगा वो होगा नर्व सेल, जो ब्रांचेज एंड लॉन्ग होता है। पीपल का पेड़ बड़ा होता है और उसमें अलग अलग ब्रांच होती है ना, टहनी होती है। अब हम लोग अगला देखते हैं ट्रेकिया। ये क्या है, इलोंगेटेड सेल है। ट्रेकिया कैसा सेल है, इलोंगेटेड सेल है। उसके बाद मेसोफिल सेल राउंड एंड ओवल होता है। मेसोफिल सेल कैसा होता है बबुआ, राउंड एंड ओवल शेप का होता है। तो मेसोफिल सेल भी आप पढ़ेंगे
आगे हम वहीं आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद फिगर 8.1 में डायग्राम शो डिफरेंट शेप ऑफ सेल, द डिफरेंट शेप ऑफ सेल के बारे में बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं एंड ओवरव्यू ऑफ सेल आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवैप कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें आपको बताया गया था मेम्ब्रेन बाउंड सेल, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल, न्यूक्लियस का डिफिनेशन बताया गया था, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़े, साइटोप्लाज्म का इंपॉर्टेंस पार्ट्स पढ़े। उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स जाने, सेल ऑर्गेनेल्स में क्या आएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आएगा, लाइसोसोम आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, माइक्रोबॉडीज आएगा, वैक्यूल आएगा नहीं। उसके बाद हम लोग पढ़े राइबोसोम जो क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है नहीं, ये सब हम लोग जान लिए थे। उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़े, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़े। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, 2 ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म प्लांट में पाया जाएगा एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब बात हम लोग जान लिए थे। उसके बाद हम लोग शेप, साइज एंड एक्टिविटी जाने किसका, अलग अलग सेल का। जैसे माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल होगा जिसका लेंथ 0.3 माइक्रोमीटर होगा। और बैक्टीरिया का क्या होगा, बैक्टीरिया का शेप भी एनसीईआरटी में दिया गया है, 3 से 5 माइक्रोमीटर होगा। लार्जेस्ट सेल क्या होगा, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच का होगा। ठीक है। ह्यूमन रेड ब्लड सेल का डायमीटर कितना होगा, तो 7 माइक्रोमीटर होगा। ठीक है। नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल है हमारे बॉडी में। उसके बाद सेल का अलग शेप, साइज उसके कार्य के आधार पर, जैसे डिस्क लाइक शेप है, पॉलीगोनियल है, कोलुमनर है, क्यूबाइडल है, थ्रेड लाइक है, ये सब बात हम लोग जान गए। उसके बाद कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। अब फिर प्रोकैरियोटिक सेल का जितना एग्जाम्पल होगा उसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से। तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। और ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भारत के सभी देशभक्तों के पास भेज दीजिए जिसके लिए ये वीडियो यूजफुल हो। थैंक यू सो मच दोस्तों।